Hello everyone, I Yasir Lotu welcome all of you to our YouTube channel Kashmir Civil Services Academy। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अलजबरा पे होगी। ठीक है, अलजबरा पे। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था जो कि मैंने अलग प्लेलिस्ट में आपको पढ़ाया। जिन्होंने नंबर सिस्टम वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा है प्लीज वो आप चेकआउट कीजिए। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 1 उसका मैंने नाम रखा है फाउंडेशन क्लास। फाउंडेशन क्लास ऑफ अलजबरा। ये सिर्फ फाउंडेशन क्लास अलजबरा का नहीं है, ये पूरे एप्टीट्यूड का फाउंडेशन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से होंगे। नॉन मैथ बैकग्राउंड से क्यों? क्योंकि आज मैं यहाँ पे एक ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड में, जो कि आपको हर एक चैप्टर में जरूरत लगेगी। आज मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि इक्वेशन में कैसे एक लाइक टर्म दूसरे लाइक टर्म के साथ इक्वेट होता है और कैसे उनके साथ ऑपरेट होता है। आज हम पूरा बेसिक्स पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड का जितना भी बेसिक्स है वो हम इसमें क्लियर करेंगे ताकि हमारे आने वाले टॉपिक्स यानी कि जो एवरेज है फॉर एग्जांपल के लिए, यानी कि एचसीएफ एलसीएम है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है वो आराम से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजबरा। अलजबरा क्या होता है? व्हाट इज अलजबरा? देखिए मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में मैंने इसको लिखा है डेफिनेशन। अलजबरा जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो जितने भी होते हैं वो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? क्योंकि इनमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक्स होता है, वाई होता है या जेड ए बी, ये उन चीजों से एक अननोन क्वांटिटी हम उससे डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी चीज का मुझे इंटरेस्ट पूछा गया या किसी चीज का मुझे परसेंटेज पूछा गया, हम इनको अलजबरा के तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो आज का जो टॉपिक है ये आपको किस किस चीज में बकार आएगा, यूज किस किस चीज में हो जाएगा। एक एवरेज में आएगा, परसेंटेज में आएगा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में होगा। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन एंड पार्टनरशिप यहाँ पे भी ये जरूरत लगेगा आपको। जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरत लगेगा। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ पे भी ये हमें मिलेगा। वॉल्यूम सरफेस एरिया तो आप इसकी मतलब ये तो इसका बेस ही है। ठीक है, इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ ये नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मैं आपको आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 7th क्लास का मैथ जो कि बेसिक्स है, मतलब पूरे मैथ सब्जेक्ट का। ठीक है, अब ये एलिमेंट्री अलजेब्रा क्या होता है? ये मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ठीक है, अगर हम मैथ के साथ बात करेंगे ना, अगर हम मैथ के साथ बात करेंगे तो हम इसी लैंग्वेज से हम इसके साथ बात करेंगे। हम इसको मतलब नंबर्स की दुनिया के साथ हम इसी अलजबरा के भाषा के साथ बात करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अलजबरा जो है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यहाँ पे मैंने दो मेंशन किए हैं। एक है एलिमेंट्री अलजबरा, दूसरा है एडवांस्ड अलजबरा। और भी है लेकिन हमें उन चीजों के साथ जाना नहीं है। हमें ना तो एडवांस्ड अलजबरा के साथ जाना है, ना ही रिमेनिंग बाकी जितने भी इसके टाइप्स है उनके साथ जाना है। हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा एलिमेंट्री अलजबरा पे। अब ये एलिमेंट्री अलजबरा क्या होता है? एलिमेंट्री अलजबरा क्या होता है? देखिए, एलिमेंट एलिमेंट मतलब सबसे बेसिक चीज। एलिमेंट्री अलजेब्रा कंपासेस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा, मतलब इसमें जितने भी बेसिक कंसेप्ट होंगे ना अलजेब्रा के वो सारे इसी में आएंगे।
हम अलजेब्रा में अक्सर देखते हैं कि कोई सिंबल एक्स होता है, ए होता है, वाई होता है, जेड होता है, देखते हैं। अब ये सारी चीजें क्या होती है आखिर में? देखिए, इस अलजेब्रा में हम मतलब लॉज ऑफ अर्थमेटिक लॉज जितने भी है उनको हम यूज करते हैं और देखते हैं कि कौन किसके साथ कंप्यूट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेशंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है। देखिए, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? देखिए, ये एक इक्वेशन मैंने लिखी है आपको समझाने के लिए कि इसमें चीज है वो क्या है। ए एक्स स्क्वायर यानी कि जो ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये एक्सपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। बी एक्स में जो ये एक्स है और ए एक्स स्क्वायर में जो ये एक्स है, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स होते हैं। और जो ये ए है, बी है और सी है, इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, कोएफिशिएंट्स मैं आपको अभी एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ इसको। और जो ये बीच में होते हैं इनको बोलते हैं ऑपरेटर। मतलब इन पे इन चीजों पे क्या ऑपरेट होगा, क्या एडिशन ऑपरेट होगा, अगर माइनस साइन होगा तो क्या सब्ट्रैक्शन ऑपरेट होगा। ठीक है, ऑपरेटर्स बोलते हैं इनको। देखिए, अब मेरे पास कोई एग्जांपल है, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 10। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये 5 है, 4 है और ये 3 है, इनको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स या बोलते हैं इनको कांस्टेंट्स। ठीक है, और जो ये एक्स स्क्वायर और जो एक्स है इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। यानी कि अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा मेरे पास, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये चीजें वेरी हो जाते हैं। ठीक है, ये चीजें वेरी हो जाते हैं। और जो ये यहाँ पे ये 10 है, इसको भी हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। इस ये बदलता नहीं है। जो बीच में ये एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, ये मैंने आपको बताया, ये ऑपरेटर होते हैं। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। मान लो मेरे पास x प्लस वाई है, क्या ये इक्वेशन है? इसको मैं इक्वेशन बोल सकता हूँ x प्लस वाई को? नहीं, मैं इसको इक्वेशन नहीं बोल सकता हूँ तब तक, अगर इसमें तब तक, कब तक, जब तक ये इसमें इक्वेशन का साइन नहीं होगा, यानी कि ये इक्वालिटी का साइन नहीं होगा, इज इक्वल टू 6। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इज नोन एज इक्वेशन, और वी कैन से एन एक्सप्रेशन विद इक्वालिटी साइन इज नोन एज एन इक्वेशन। अब जो इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई इक्वेशन है 3xy प्लस 2x प्लस वाई, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अब जो ये 3xy है ना, जो ये 3xy है और ये 2x है और ये y है, जिनको बीच का जो ये साइन है, ऑपरेटर है, इनको जो ये आपस में अलग करता है, इन तीनों को हम बोलते हैं टर्म। यानी कि 3xy 2x और y जो है, ये है टर्म। क्या है? टर्म्स, इनको बोलते हैं हम टर्म। अब इससे क्या फायदा है हमें? इसको सीखने से क्या फायदा है हमें? इसको सीखने से फायदा ये हमें है कि हम जब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स पढ़ेंगे, उससे हम देखेंगे कि कौन कौन से चीजें हैं जो आपस में इक्वेट होती है एक बड़े से एक्सप्रेशन में। ठीक है, अक्सर जो मतलब नॉन मैथ बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता है, वो फिर उनको ज्यादा पता नहीं होता है इस बारे में, वो गलत कर जाते हैं क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, क्या क्या है? एक तो 3xy है और 2x है और y है। अब अगर मैं फैक्टर्स की बात करूंगा कि ये फैक्टर्स इनमें जो है वो कौन कौन से है, देखिए, अगर मैं पहले इस वाली टर्म की बात करूंगा 3xy, इसके फैक्टर्स क्या क्या है? एक तो 4 फैक्टर्स है इसके। देखो, एक तो 3 है, ठीक है, एक तो 1 भी है और 3 भी है और x भी है और उसके बाद y भी है। यानी कि 3xy में 4 फैक्टर है, एक y है, एक x है, एक 3 है, एक 1 है। वैसे ही अगर मैं 2x की बात करूंगा यहाँ पे, तो 2x के भी 3 फैक्टर्स होंगे। एक तो खुद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा और उसके बाद x होगा। आपको समझ आ रही है ये बात कि फैक्टर्स क्या होते हैं? इनको मान लो मल्टीप्लीकेशन, ये आपस में मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे y है, y के फैक्टर्स है, एक तो y खुद है और 1 है। ठीक है, अब अगर हमने टर्म्स सीख लिया कि टर्म्स क्या होते हैं, अगर हमने ये चीजें सीख ली हैं,
तो हम बढ़ते हैं आगे कि टर्म्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, टर्म्स के हम दो हिस्से करते हैं, यानी कि हम इनको दो चीजों में पढ़ते हैं। एक होते हैं लाइक टर्म, दूसरा होता है अनलाइक टर्म। अब ये लाइक और अनलाइक क्या होता है, मान लो एक क्लास है, वहां पे स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स कैसे हैं, आधे गर्ल्स हैं और आधे बॉयज हैं। अब अगर न्यू एडमिशन आए मेरे पास जिसमें कि 3 गर्ल्स है और 4 बॉयज है, मैं गर्ल्स को गर्ल्स वाले सेक्शन में रखूंगा और बॉयज को बॉयज वाले सेक्शन में रखूंगा। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी वहां पे गर्ल्स थे और जो नई गर्ल्स है उनमें कुछ कॉमन था। क्या कॉमन था? वो फीमेल थी। और जो बॉयज है मैंने उनको दूसरे बॉयज के साथ रखा क्योंकि उनमें भी कुछ कॉमन था। इनको बोलते हैं लाइक। इसीलिए अगर मेरे पास किसी भी इक्वेशन में 3xy कॉमा या प्लस 5xy प्लस 4x प्लस 3x हुआ होगा, अगर ये इक्वेशन होगी मेरे पास, मैं इस 3xy को 5xy के साथ जोड़ सकता हूं, यानी कि वो 8xy बनेगा। मैं इस 3xy को 4x के साथ नहीं जोड़ सकता हूं क्योंकि 3xy और 4xy जो है वो आपस में लाइक नहीं है, वो अनलाइक टर्म्स है। इसीलिए हम कंप्यूट करते हैं इन चीजों को अलग और इन चीजों को अलग। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8xy प्लस 4 प्लस 3 यानी कि 7x, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद ये फर्दर हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा में। अगर अगर इसके मतलब दूसरे शाखस भी है, दूसरे जो ब्रांचेस भी है, उनमें हम इसको फिर से कंप्यूट कर सकते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए, अब यहीं पे मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल के लिए 3xy और 7xy लाइक टर्म्स है आपस में, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा है 3x और 2x, 3x और 2x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ये भी लाइक है। 14xy और 42yx, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि xy है दूसरा है yx, ये सेम ही है। ये मान लो आप 2 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 2 है, दोनों में 6 आंसर है, ठीक है। ये इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये लाइक है या अनलाइक, ये भी लाइक है। अब अनलाइक टर्म्स क्या होती है, देखिए 3xy और 7x, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे एक है ही नहीं, एक एलिमेंट, यानी कि y है ही नहीं। यहाँ पे y है और x है, यानी कि एक में y है दूसरे में x है। अब जो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला 4m², देखिए यहाँ पे है 4m² p कॉमा 4mp²। देखिए यहाँ पे ये जो हमने अभी पढ़ा कि ये एक्सपोनेंट है, ये m पे है, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है यानी कि ये p पे है। ये एक फंक्शन होती है। मान लो कि फंक्शन आपको पता है, अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की है नंबर सिस्टम में, वहां पे मैं बोर्ड मार्क्स में पढ़ाता हूँ फंक्शन क्या है। तो मान लो कि ये फंक्शन है, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, वो मशीन है, वो जूस निकालती है, लेकिन वो घर में जूस निकालती है, जैसे ना होता है एप्पल का जो जूस निकालते हैं हम घर में। तो ये वाली फंक्शन एप्पल का जूस निकालती है, और ये वाली जो फंक्शन है ना, जो ये 1 पावर है यहाँ पे, ये जो है ये शुगर केन का जूस निकालती है। क्या हम शुगर केन घर वाले मशीन में डाल सकते हैं? नहीं। इसलिए ये डिफरेंट क्वांटिटी है यहाँ पे 4m, यानी कि ये अलग फंक्शन है, इसीलिए ये आपस में डिफरेंट है, इसलिए ये आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो अलग है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सप्रेशंस की, मतलब टाइप्स ऑफ इनके एक्सप्रेशंस के जितने भी टाइप्स है उनकी बात करेंगे। इनमें आप क्लियरली देख सकते हो। पहले तो हम बात करेंगे मोनोमियल की। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल वो होता है जहां पे हमारे पास एक ही टर्म होगा। फॉर एग्जांपल के लिए 3xy। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल वो होता है जहां पे दो टर्म्स होंगी, यानी कि 3xy प्लस 2x। और अब ट्राइनोमियल है यहाँ पे, वो क्या होता है? जहां पे 3 टर्म्स होंगी। वैसे ही पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पे बहुत सारे टर्म्स होंगी। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई इक्वेशन है x² प्लस x² y प्लस y² x प्लस y² प्लस 7, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके अर्थमेटिक्स लॉज की, ठीक है, अर्थमेटिक लॉज की। देखिए, हम हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट किन को कर सकते हैं? मैंने पहले भी बताया, हम हमेशा हमेशा लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं, अनलाइक को नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए हम बनाना और बनाना को बोल सकते हैं कि ये दो बनाना है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बनाना और ऑरेंज
क्या है? हम बोल सकते हैं कि एक बनाना है और एक ऑरेंज है, वही मेरा मतलब है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मैंने क्लास सेवंथ के एनसीईआरटी से मैंने उठाए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 3x+11 माइनस ब्रैकेट ऑफ 7x-5। यहाँ पे याद रखना है कि ये जो माइनस है ये पूरे के साथ इंटू होता है, माने कि यहाँ पे -1 होता है जो कि ब्रैकेट जब हम खोलते हैं तब ये इनमें इंटू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए -7x हो जाएगा अब यहाँ पे, और ये माइनस जब यहाँ माइनस के साथ होगा ये प्लस बन जाएगा 5। फिर बाद में बच्चों को पता ही नहीं होता है, वो यही पे गलती करते हैं जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से होता है। तो पहले ब्रैकेट ही क्यों खुलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये इस नंबर सीरीज में मैंने नंबर सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया है बॉड मास, ठीक है, वहां पे आप देख लेना वो चैप्टर मेरा। तो अब जब ये आराम से यहाँ पे इक्वेट हो जाएगा, यानी कि 3x-7x हो जाएगा, यानी कि 4x-4x हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा अब इसके साथ कंप्यूट, यानी कि 16, यानी कि 4x+16 हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू। यहाँ पे 4x है, बोल रहा है कि 4x क्या है, इफ x इज इक्वल टू 2। हमें सिंपली क्या करना होता है, x की जगह यहाँ पे 2 लिखना होता है, और 4 इंटू 2 क्या हो गया 8। वैसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन है 7x+3y प्लस 3xy इफ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। हम क्या करेंगे, वैसे ही हम यहाँ पे x की जगह 2 लिखेंगे और y की जगह 3 लिखेंगे। यहाँ पे भी हम x की जगह 2 लिखेंगे और y की जगह 3 लिखेंगे और निकलेगा यहाँ से आंसर। अब जो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है सिंपलीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, यानी कि आप कंबाइन कीजिए लाइक टर्म से। जो मैं अभी पढ़ा रहा था उस पे हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। ये जो 21b है ना, यहाँ पे 21b, ये इस 20b के साथ यहाँ पे हो जाएगा क्या कंप्यूट, यानी कि 21b माइनस 20b। और जो ये 32 है वो -32 है, वो यहाँ पे बैठेगा -32। अब यहाँ पे आगे भी है ना +7b, इसको हम रखेंगे यहाँ पे प्लस, यानी कि ये तीन टर्म जो है ये बन गई लाइक, और ये अलग वाली ये अलग से होगी। ये तीन हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, 21b माइनस बी हो जाता है -b प्लस 7b, यानी कि अब ये बन जाएगा 6b माइनस 32 इसका आंसर आएगा। वैसे ही आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स देख लेनी है, जितने भी होंगे इनको फिर आपस में कंप्यूट करना है। वैसे ही यहाँ पे है क्वेश्चन, मैंने इस बार स्क्वायर का डाला है, यहाँ पे है -z² प्लस 13z², यानी कि पहले तो ये z² वाले अलग हो जाएंगे और फिर z³ वाला खुद अलग हो जाएगा। यहाँ पे कोई और होता तो z³ के साथ हो जाता ऑपरेट, और फिर 15z और ये -5z यहाँ पे जो भी था ये आपस में कंप्यूट हो जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल है, हम देखते हैं ये क्या है, क्योंकि हमें बेसिक सीखना है, तभी हम आगे बाकी चैप्टर्स आराम से कर सकते हैं। देखिए p माइनस q माइनस q माइनस p। देखिए यहाँ पे हमें याद रखना है, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये जो यहाँ पे माइनस होता है ये -1 होता है, और ये -1 इस पूरे टर्म के साथ दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे भी ये -1 है, ये भी यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने क्या देखा, मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को देखा है जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से है, वो गलत करते हैं, वो -q को इसके साथ करते हैं, कभी ऐसे ही लिखते हैं, इनको इंटू ही नहीं करते हैं। इसलिए मैंने ये मुनासिब ये जाना कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको भी एक्सप्लेन करूं, ताकि ये वास्ट ऑडियंस के लिए है। p-1, देखिए अब ये जो है p ये अब हो जाएगा -p और ये हो जाएगा +q। वैसे ही यहाँ पे -q आएगा, फिर आएगा -q प्लस p, है ना। अब ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा, ये q और ये q कैंसिल हो जाएगा, और जो आंसर बचेगा वो ये है। अब यहाँ पे क्या है, ये ऐसे ही क्वेश्चन है, आप इनको घर में ट्राई कीजिएगा। सिंपलीफाइड ये है, इसको आप ट्राई कीजिएगा घर में,
और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको आया या नहीं। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी ये वाला मैं दिखाता हूँ। देखिए ये एक बड़ी सी इक्वेशन है। यहाँ पे जो ये 5, देखिए मैं इसको लिखता हूँ 5x² y माइनस 5x² प्लस 3y(x² माइनस 3y² प्लस x² माइनस y² प्लस 8xy² माइनस 3y²। क्या करेंगे हम? देखिए हम पहले एक को आंसर को करेंगे, फिर देखेंगे हूबहू जितने भी है उनको पहले आगे लाएंगे और फिर बाद में इनको ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए x² मुझे देखना है। देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे x² है, यानी कि आपको अब मन में याद रखना है 5 + 3 हो गए 8x²। और कोई है नहीं, ये यहाँ पे y²x है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे स्क्वायर y पे है और यहाँ पे स्क्वायर x पे है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। अब हम देखेंगे -5x² और प्लस x² हो गया -4x²। हम लिखेंगे अब यहाँ पे -4x²। उसके बाद हम देखेंगे ये -3y²। इसके साथ यहाँ पे दूसरा है -y², यानी हो गया ये -3 और -1 हो गया -4 और यहाँ पे ये 3 है, हो गया -7 -7y²। प्लस अब क्या बचता है यहाँ पे? अब यहाँ पे सिर्फ ये बचता है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 8xy²। ये इसका आंसर आएगा। आप खुद वैसे ही यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये आप ट्राई कर लेना, देख लेना कि ये आपसे होता है या नहीं, अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से है। अगर नहीं तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये खुद आएगा। देखिए अब हम बात करेंगे कि अब हम इक्वेशन को फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन होगा, जहां से भी जिस टॉपिक से भी कोई क्वेश्चन होगा, हमें पूछा जाता है राम है, फॉर एग्जाम्पल राम हैज 4 बुक्स 3 पेंसिल्स टू कुछ। अब आप बताइए उसका ये तो जब भी ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें कोई ना कोई इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। हम ये सीखेंगे अब कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई क्वेश्चन है, राम हैज 4 बुक्स 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स। अभी के लिए मुझे सिर्फ पता है कि उसके पास इतनी चीजें हैं, ईच ऑफ देम इज वर्थ ₹246 पर पीस। यानी कि मुझे क्या लिखना है, मैं लिखूंगा कि बुक्स को मैं लिखूंगा 4x, ठीक है, फिर लिखूंगा मैं 3y और फिर लिखूंगा मैं 2 क्या पेंसिल्स को लिखूंगा मैं z। अब मुझे पता है कि जो एक का जो मतलब जो बुक है वो एक है कितने में, एक है ₹2 में, और जो पेन है वो है ₹4 में, और जो एक पेंसिल है वो ₹6 का है। ठीक है, अब मुझे देखना क्या है, मुझे देखना है टोटल कितने बुक्स है, कितने पेन्स है और कितने पेंसिल, इनकी कीमत क्या है टोटल। मैं इनको देखूंगा 4 × 2 कितने हो गए 8, यानी कि उसने बुक्स 4 बुक्स लाई है ₹8 में। यहाँ पे मैंने इसको x की जगह यहाँ पे 2 रखा, y की जगह मैंने 4 रखा और 6 z की जगह मैंने 6 रखा। और उसके बाद मैंने देखा कि 3 पेन्स है तो ये एक की कीमत 4 है तो कितने होंगे, वो हो गया 12। वैसे ही ये भी हो गया 12। तो उसने कितने पैसे स्पेंड किए इन 3 चीजों को लाने में? उसने पहले 12 और 8 हो गए 20 और 32 रुपए उसने खर्च किए ये 3 चीजें लाने में। ऐसे ही हमें कोई भी इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास कोई क्वेश्चन है, मान लो कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है किसके बराबर, यहां से ये जोड़ो, यहां से ये जोड़ो, यहां से ये जोड़ो, यहां से ये जोड़ो, यानी कि ट्वाइस ऑफ, यानी कि मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ L+L+B+B, यानी कि 2L+B इसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, ये हमें याद है, ये हमें पता है। अब ये बोल रहा है कि यही 2L+B है 90 सेंटीमीटर। देखिए हमने इक्वेशन फॉर्म की, यानी कि 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेड बराबर है
90 सेंटीमीटर की। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का आप एरिया ढूंढिए, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट इज ब्रेड्थ, यानी कि जो लेंथ है वो है बराबर ट्वाइस ब्रेड्थ की। अगर हमने हमें दो इक्वेशंस आ गई, अब हम आराम से इस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, हम हमें क्या पता है, हमें पता है कि लाइक टर्म्स हमें कहीं ना कहीं पे बनानी है और तभी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि लाइक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ठीक है। अब हम एल की जगह टू भी लिखेंगे, तो इस इक्वेशन में मैं इस वाली इक्वेशन को इसमें पुट करूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा ट्वाइस, एल की जगह मैं लिखूंगा टू बी प्लस बी। अब ये बन गई ना यहाँ पे लाइक टर्म, अब ये हो गया यहाँ पे 2 × 3b इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे अब ये कितना हो गया, 6b इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 90/6। अब मुझे एक टर्म तो निकली ही निकली, अब मुझे इससे दूसरी टर्म भी निकल सकती है। देखिए अब इसने क्या पूछा है मुझसे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब अगर मुझे पता है कि यहाँ पे लेंथ जो है वो 2b के बराबर है, मैं ये नहीं लिख सकता हूँ 2b × b यानी कि 2b², तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे 2, अब b की जगह मैं लिखूंगा 90/6 इंटू 90/6, यहाँ पे से 2 से 2 1 जार 2 3 जार 3 30 जार, ठीक है। यहाँ पे 6 है, 6 1 जार 6 5 जार, यानी कि 4500 इसका आंसर होगा सेंटीमीटर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम इक्वेशन फॉर्म करना अगर सीख गए तो हमें सारा कुछ आएगा एप्टीट्यूड में। इसीलिए मैंने आपको ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाला था, ताकि आपको इक्वेशन फॉर्म करना, ताकि आप इक्वेशन फॉर्म करना सीखे और फिर उसके बाद आप दो इक्वेशंस को कंप्यूट करना सीखे। वो यही है कि यहाँ से हम वो इसीलिए है क्योंकि हम लाइक टर्म्स वहां पे हम बनाते हैं, ताकि हम अनलाइक टर्म से बचे, ताकि हम इनको सॉल्व कर सके बहुत 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 ही कम टाइम में। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है। A person has only one and two coins with him if the total number of coins that he has is 50 and the amount of money with him is 75, then the number of coins 1 and 2 respectively are। यानी कि ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है पहले मैं आपको बताऊंगा, ये सी सेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आप देख लेना इसको, ये सी सेट का क्वेश्चन है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक पर्सन है, उसके पास 1 रुपये वाले कॉइन है और 2 रुपये वाले कॉइन है, ठीक है। और आपस में जितने भी कॉइनज हैं वो 50 है, मतलब कि 50 कॉइनज है, जिसमें आधे ऐसे हैं जो 1 रुपये वाले हैं और आधे ऐसे हैं जो 2 रुपये वाले हैं। लेकिन उनको अगर हम सम करते हैं, ठीक है, अगर हम उनको देखते हैं वो 75 है टोटल, मतलब कि 2 रुपये और 1 रुपये ऐसे ही मिला के टोटल रुपीज 75 बनते हैं। आप हमें बताइए कि 1 और 2 रुपीज कितने हैं। देखिए पहले इसको ज्यादा सिंपल बनाना है हमें, हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे। हम देखेंगे ऑप्शंस में कि कौन कौन सा ऑप्शन 50 बना रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए उसके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है ना 50, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जितने हैं वो है 50। हम देखेंगे ऑप्शंस में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 बना रहा है कि नहीं। हम देखेंगे ए पार्ट 35 और 15 50 बना रहा है ना। लेकिन 30 और 20 भी 50 बना रहा है, 35 और 15 भी 50 बना रहा है और 25 और 25 भी 50 बना रहा है, ठीक है। अब क्या मसला है, अब अगर ये चारों ऑप्शन सही है, इस चीज से हम दूसरा क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो 75 रुपीज है, ठीक है, वो कौन कौन बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसके पास 1 रुपीज कितने, 1 रुपीज की कॉइन्स कितने हैं, हम उसको लिखेंगे 1 × x, ठीक है, 1 × x प्लस 2 × y। देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही हमें फॉर्मुलेट करनी थी इक्वेशन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला, फॉर्मुलेशन ऑफ एन इक्वेशन, ताकि आपको बेसिक से बेसिक चीज समझ आए।
यहाँ पे 1 रुपये वाले कॉइन्स अब उसके उस 1 रुपये वाले कॉइन्स कितने होंगे इसके पास, हम लिखेंगे x प्लस, और 2 रुपये वाले कॉइन कितने होंगे, हम लिखेंगे 2y। अब देखेंगे हम ऑप्शन को पुट करेंगे। हम पहले ऑप्शन ये वाला चेक करेंगे 35। देखिए अगर मैं x को लिखूंगा 35 प्लस, और ये y को लिखूंगा 15, यानी कि 2 इंटू 15 कितना हो गया ये 35 प्लस 30, यानी कि ये हो गया 65 ही टोटल, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, ठीक है, डी चेक करेंगे। हम लिखेंगे x में 25 और कॉमा y में क्या लिखेंगे 25, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है उसमें लिखेंगे हम 25 प्लस 2 इंटू 25, यानी कि 2 इंटू 25 होता है 50 प्लस 25, यानी कि 75 इसका आंसर है। देखिए 75 ही पूछ रहा था, तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। आप देखिएगा जरूर, ये जो क्वेश्चन है ये सी सेट में पूछा गया था, आप चेक कीजिएगा इस चीज को। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, अब है एक बेसिक सा क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि मुझे इसमें से कुछ चाहिए जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमें उसको क्या करना है। देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। दो बच्चे हैं, एक तो है राहुल और एक तो है रोहन, यही पूछ रहा है। राहुल एंड रोहन हैव 45 marbles टुगेदर। आफ्टर लूजिंग 5 marbles इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ द मार्बल दे बोथ हैव इज 124। क्या बोल रहा है, राहुल के पास कोई मार्बल है और रोहन के पास कुछ मार्बल है। हमें नहीं पता है कि इन दोनों के पास कितने हैं, लेकिन ये पता है कि टोटल ये है 45 मार्बल्स है टोटल। हम लिखेंगे राहुल के पास x मार्बल्स है और रोहन के पास y मार्बल्स है। ये दोनों अगर हम जोड़ेंगे तो ये 45 है। अब अगर राहुल के पास x मार्बल्स है, हम इनको अनलाइक, ये दोनों है ना अनलाइक टर्म्स, हम एक अनलाइक को खत्म करेंगे। हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45 माइनस वाई, ठीक है, या लिखेंगे हम y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। दोनों में से आपको अपनी मर्जी है, आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, ठीक है। अब मैंने अगर लिखा है y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, यानी कि राहुल भी 5 मार्बल्स लूज करता है और रोहन भी 5 मार्बल्स लूज करता है। अब यहाँ पे y था, अब मैं इसको लिखूंगा 45 माइनस एक्स, -5, क्योंकि दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि ये लूज कर रहा है मार्बल, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पूछ रहा है कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, जब इन्होंने ये 5-5 मार्बल्स खोए तो प्रोडक्ट इनका है 124 के बराबर, यानी कि मैं इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए जो नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट है मैं उनसे ये बोल रहा हूँ कि देखिए पहले जो ये x होता है ये पहले यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद ये x इस वाली चीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पहले इस इक्वेशन को हम पहले देखेंगे सॉल्व करके कि क्या बनाता है। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। देखिए मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि ये जो x है ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये जो x है ये उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो ये 5 है ना -5, ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। फिर देखिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखेंगे। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर ये जाएगा इधर, प्लस 45x इज इक्वल टू 324। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे ही रखता, लेकिन मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, यानी कि
मैंने इस इक्वेशन को इस साइड भी माइनस से इंटू किया और इस वाले साइड से भी माइनस से इंटू किया, यानी कि फिर ये बन गया एक्स स्क्वायर और ये बन गया -45x, ये बन जाता है यहाँ पे -324। लेकिन फिर मैंने इस -324 को यहाँ बनाया और ये टोटल बन गया एक्स स्क्वायर -45 प्लस 324 इज इक्वल टू 0 देंगे। यही हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री अलजेब्रा कि कैसे हम इन वाली इक्वेशंस का रूट निकालेंगे। रूट क्या होता है वो हम आगे वाले कंटेंट में देखेंगे, आगे वाले प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। देखिए, अब हम बोलते हैं कि अगर जो हम इनका रूट निकालेंगे वही इस चीज का सोल्यूशन है, मतलब इस रूट निकालने से हमें निकलेगा एक्स का वैल्यू जो भी होगा उस टाइम, ठीक है। तो हम फिलहाल इस चीज को सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही रखेंगे और देखते हैं कि रूट क्या होता है, व्हाट इज द रूट। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला ताकि आपको पता चले कि इस रूट का मतलब क्या है और रूट क्या होते हैं। उसके बाद हम बाकी चीजें देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या होता है। उससे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। देखिए, रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है। रूट ऑफ इक्वेशन इज फैंसी वे ऑफ सेइंग सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि अब अगर मैं इस इक्वेशन का यहाँ पे रूट निकालता तो ये पूरे इस चीज का सॉल्यूशन था, यानी कि वो इस चीज इस x का सॉल्यूशन निकलता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैं जब x का वैल्यू 4 देता हूँ तभी मुझे निकलता है 5 वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि इस सॉल्यूशन ये इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो 4 है, यानी कि इसका जो रूट है वो 4 है। अब देखते हैं हम कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस के टाइप्स कितने हैं, ठीक है। देखिए, लीनियर इक्वेशंस अगर हम देखेंगे, लीनियर इक्वेशन हम पहले बोलेंगे कि किसको बोलते हैं। जैसे हमें अभी आया था यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, अगर कोई इक्वेशन होता जहां पे ये जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे इसका जो वैल्यू होता है 1, सिर्फ 1। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास इक्वेशन है 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है इसका जो हाईएस्ट डिग्री है, जो हाईएस्ट वेरिएबल है 5x है, इसका जो हाईएस्ट पावर है वो है 1। जहां पे भी ये 1 पावर होगा उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। इन लीनियर इक्वेशन व्हेन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, ठीक है। अब इस लीनियर इक्वेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दूसरा होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल जहां पे एक ही वेरिएबल होगा और टू वेरिएबल जहां पे दो होगा, यानी कि x प्लस टू वाई, यहाँ पे सिर्फ x है टोटल, x प्लस टू वाई इक्वल 6, ठीक है। अब दो इक्वेशंस है मेरे पास साइमल्टेनियसली। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, अगर मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू सी है, दूसरी इक्वेशन है ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू सी। अब मैं इनको यहाँ पे 1 और 2 इसलिए लिखता हूँ ताकि ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो जाए। यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ b1 b2 c1 c2, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों साइमल्टेनियसली इक्वेशंस है। क्यों साइमल्टेनियसली इक्वेशंस है, क्योंकि इनकी जो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 6x प्लस 5y है, ये बराबर है 81, और दूसरा यहाँ पे 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 84। यानी कि x और y का ऐसा क्या वैल्यू है जो एक एक्सप्रेशन में 81 दे रहा है और दूसरे एक्सप्रेशन में 84 दे रहा है। इस चीज को बोलते हैं हम साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। वही कह रहा है यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन व्हिच आर इक्वल टू डिफरेंट क्वांटिटीज एट द सेम टाइम। डिफरेंट क्वांटिटीज एट द सेम टाइम, जो मैं अभी बोल रहा था, इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन साइमल्टेनियस मैनर, ठीक है। अब इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मतलब हम रूट कैसे निकालेंगे इस चीज को, हमें देखना है। हमें रूट्स देखने हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, और फिर देखने हैं रूट्स ऑफ किन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी, और यहाँ पे टू वेरिएबल का भी, ठीक है। अब मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 81। मेरे पास एक क्वेश्चन है ये, और इसका जो दूसरा इक्वेशन है वो है 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 84। इसको मुझे सॉल्व करना है। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तीन मेथड्स होते हैं, दो मेथड्स फजूल है, उसमें टाइम जाया होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड तीसरा मेथड है जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। एलिमिनेशन मेथड नाम से ही बोल रहा है कि मैं कुछ ना कुछ एलिमिनेट कर रहा हूँ कहीं पे। कैसे वो एलिमिनेट कर रहा है, आइए उस चीज को सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है 6x प्लस 5y,
इज इक्वल टू 81। देखिए, अगर मैं इस पूरे हिस्से को किसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो 2 से, अगर मैं इसी चीज को राइट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मैंने 2 को लेफ्ट हैंड साइड से भी किया और 2 को राइट हैंड साइड से भी किया, ये इस इक्वेशन की शेप को चेंज करेगा लेकिन वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। कैसे? देखिए कैसे, क्योंकि 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, यानी कि ये अगर मैं इसको इस तरह इस साइड से लूंगा तो ये डिवाइड हो जाता है 2 into 2, यानी कि ये कोई फायदा नहीं है, हम सिर्फ इसको अपने जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे, मुझे जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, मुझे किसी न किसी जो टर्म है, अनलाइक टर्म है, मुझे इसको थोड़ा सा रिमूव करना है, यानी कि मुझे एक ना एक अनलाइक टर्म को रीड होना है, इसको रीड करना चाहता हूं मैं, रिमूव करना चाहता हूं मैं। तो कैसे करूंगा मैं? देखो इसका मेथड है, मैं इस 5 को, जो इसका कोएफिशिएंट है, मैं इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और जो इसका जो यहाँ पे 6 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब कि ये जो मल्टीप्लाई होगा ये बोथ साइड्स होगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से भी। कैसे देखते हैं, देखिए मेरे पास है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 81। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं इस 5x का, ठीक है, मैं इस 5x का कोएफिशिएंट यानी कि 5 इसको इस साइड से भी मल्टीप्लाई करूंगा और इस साइड से भी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन है ये 5x प्लस 6y, इसको मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा इज इक्वल टू 84 इंटू 6, ठीक है। क्योंकि कोई फायदा नहीं, क्योंकि 5 मुझे क्या फायदा आएगा, मैं एलिमिनेट इस चीज से करूंगा। देखिए कैसे, इज इक्वल टू 5 6 आर 30x, ठीक है, 30x प्लस 5 5 जा 25y, यहाँ पे 25y इज इक्वल टू 5 1 जा 5 5 8 जा 40 405। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 6 5 जा 30x, 30x प्लस 6 6 जा 36y इज इक्वल टू 6 4 जा 24 4 2 आया कैरी, 6 8 जा यानी कि 50 आएगा यहाँ पे 504। देखिए मैं आपको समझाता हूँ फर्दर, मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। देखिए अब ये इक्वेशन 2 आया ना, मैं क्या काम करूंगा, मैं इस इक्वेशन 2 को पहले लिखूंगा क्योंकि 504 यहाँ पे बड़ा है। 30x प्लस 36y इज इक्वल टू 504 और फिर लिखूंगा मैं 30x प्लस 25y इज इक्वल टू 405, ठीक है। मैं ऐसा क्या करूंगा इसमें कि जिसमें मुझे ये खत्म हो जाएगा, सीधे से मुझे पता चल रहा है कि मैं इस इक्वेशन को ये इक्वेशन माइनस करूंगा, ठीक है। मैं पूरे इक्वेशन इस इक्वेशन से माइनस करूंगा, यानी कि 30x माइनस 30x इज इक्वल टू 0, 36y माइनस 25y इज इक्वल टू 504 माइनस 405, ठीक है। अब ये सिर्फ लाइक टर्म्स में आ गई ना ये इक्वेशन, देखिए यही मेरा फायदा था यहाँ पे, लाइक टर्म्स में इस इक्वेशन को लाना, इसीलिए मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 11y इज इक्वल टू 99, यानी कि y इज इक्वल टू 9। अब अगर मुझे एक वेरिएबल का वैल्यू निकला, y का वैल्यू निकला, क्या मैं दूसरे वेरिएबल का जो वैल्यू है उसका नहीं निकाल सकता हूँ? देखिए अब मैं बैक अपने इक्वेशन, कोई सा भी इक्वेशन आप लिखिए यहाँ पे। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आपने ये 5 और ये 6 किया, देखिए अगर मैं यहाँ पे ये 6 इसके साथ ऐड का ये इंटू करता और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करता, तब y वाली टर्म्स खत्म हो जाती, ठीक है, तब y वाली टर्म्स खत्म हो जाती। जब मैंने इस वाले केस में मैंने सिर्फ ये वाले x के कोएफिशिएंट्स इनमें आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तब ये वाली टर्म्स खत्म हो गई। अगर मैं इस y वाली कोएफिशिएंट्स को इनको आपस में मल्टीप्लाई करता, तब ये वाली हो जाती, ठीक है, एलिमिनेट। अब क्या है, अब मुझे y इज इक्वल टू 9 आया। देखिए मैं इस इक्वेशन को फर्दर लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे अब ये 6x है, 6x इज इक्वल टू 5 इंटू 9, 5 8 जा 40 5 9 जा 45 इज इक्वल टू 81, यानी कि
81 माइनस 45 इज इक्वल टू 6x। ठीक है, यानी कि वो आएगा 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू x, यानी कि x आएगा 6। अब अगर ये x 6 है और ये y 6 है, ये बोल रहा है कि ये सॉल्यूशन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का। तब x इस अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे 6 दोगे और यहाँ पे क्या 9 दोगे तब 81 आएगा, और अगर इस इक्वेशन में भी x का आप वैल्यू 6 दोगे और y का वैल्यू 9 दोगे तब भी आपको 84 आएगा, यानी कि दोनों दोनों इक्वेशंस में इसका पॉसिबल सॉल्यूशन यही है। इसीलिए यहाँ पे ये बोला था डिफरेंट क्वांटिटीज एट द सेम टाइम। ऐसा समझ मेरी बात। अब हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ टू इक्वेशन। इनमें से सिर्फ ये वाली इक्वेशन जो है वो आपके काम आती है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं, तब हम स्टडी करेंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखेंगे, फिर देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होते हैं, और फिर क्वेश्चंस करेंगे बाकी सारे, और फिर यूपीएससी से लेके एसएससी और जेके एसएसबी के सारे क्वेश्चन हम इसमें खत्म करेंगे। लगभग लगभग ये 2 लेक्चर्स में, इसके बाद 2 लेक्चर्स में खत्म करूंगा मैं ये एलिमेंट्री अलजेब्रा। आप बनिए रहिए हमारे साथ, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भरपूर प्यार दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस फिर से ला सके। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।